गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी विषय के टॉपिक फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसे प्रारंभ किया था और हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की खोज जो है किस प्रकार से हुई थी, किन किन वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने प्रयोग करते हुए विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए थे और जिसके आधार पर फोटोसिंथेसिस की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया गया था। तो हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण किसी एक व्यक्ति की खोज का परिणाम नहीं है। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने फोटोसिंथेसिस की विभिन्न प्रक्रियाओं की खोज की थी और उनका अध्ययन किया था और हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो इसी कड़ी के अंदर आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान काम आने वाले पिगमेंट्स के ऊपर, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं या प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। वर्णक से हमारा तात्पर्य वे पदार्थ हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश को अवशोषित करने का काम करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की परिभाषा में ही कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में संपन्न होती है और इस सनलाइट को, जिसके अंदर सनलाइट जो है, इसके अंदर जो उपस्थित जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम किस में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके दौरान लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो लाइट एनर्जी है, इसे पादपों में अब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया है, इसे अब्जॉर्ब करने वाले जो पदार्थ है उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं। तो जैसा कि आप इनकी पिगमेंट्स के महत्व से समझ पा रहे हो कि पिगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ है जो कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने का काम करते हैं, क्योंकि ये जब अवशोषित करेंगे तभी जाकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इस पर आने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने वाली, वो ये है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहां पर है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहां पर संपन्न होता है। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, फिर भी हम एक बार वापस बात कर लेते हैं कि पादप कोशिकाओं के अंदर जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर कई सेल ऑर्गेनल उपस्थित होते हैं। उनमें से एक सेल ऑर्गेनल जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के स्थल होते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं और इसी वजह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को एक संक्षिप्त वे में हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। दोनों झिल्लियों के मध्य एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कोशिकांग होता है उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है और इस तरल पदार्थ को हम बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ को हम स्ट्रोमा कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म के समान ही पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सॉरी, इसमें फोटोसिंथेटिक जो है एंजाइम्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर झिल्लियों से बना हुआ एक नेटवर्क पाया जाता है। यहाँ पर जो झिल्लियां जो है, चपटी झिल्लियां जो होती है, सिक्कों के समान चपटी झिल्लियां, इन झिल्लियों को हम थाइलेकोइड्स कहते हैं। और ये थाइलेकोइड्स या पटलिकाएं जो है एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर की भांति व्यवस्थित होती है और थाइलेकोइड से बना हुआ ये सिक्कों के ढेर की भांति स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं ग्रेनम कहते हैं और सभी ग्रेनम आपस में इंटरग्रेनम चैनल के द्वारा जुड़ी होती है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। संक्षिप्त में हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भाग लेने वाले जो कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, उसकी स्ट्रक्चर हमने देखी है और यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो आगे चलते हैं पिगमेंट्स के ऊपर कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ये क्या होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक, वे ऐसे वर्णक होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होते हैं। अगर हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें, एक सामान्य यूकेरियोटिक कोशिका
के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है इसके अंदर भी ये पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है इसके अंदर जो है सामान्य रूप से उपस्थित पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कैप्चर्स द लाइट एनर्जी, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उन्हें अवशोषित करने का काम करते हैं, उन्हें ग्रहण करने का काम करते हैं। और ये लाइट एनर्जी किस में काम आती है, ये लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है। तो यहीं से पिगमेंट्स की डेफिनेशन बताती है कि पिगमेंट्स जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये लाइट एनर्जी को अवशोषित करते हैं तथा ये क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर एक शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या प्रकाश संश्लेषित जीव, उनके अंदर पाए जाने वाले लाइट अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स या प्रकाश का अवशोषण करने वाले मॉलिक्यूल्स जो है ये पिगमेंट्स कहलाते हैं। बहुत ही छोटी और बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सटीक डेफिनेशन है कि जितने भी प्रकाश संश्लेषित जीव या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर लाइट अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स तो पाए जाते हैं, प्रकाश का अवशोषण करने वाले जो पदार्थ पाए जाते हैं ये पिगमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये ऐसा नहीं है कि लाइट पूरी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे कि लाइट जो है इसका वेवलेंथ जो है करीब 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो है ये लाइट होती है, जो कि हम विजिबल लाइट होती है। तो ये पूरी लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं, ये इस लाइट की खाली स्पेसिफिक वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो विजिबल लाइट जो होती है ना, इस विजिबल लाइट के स्पेसिफिक वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की पूरी लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उसके खाली स्पेसिफिक वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं और बाकी जो बची हुई है उन सबको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये पिगमेंट्स का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर ये लाइट को ऑब्जर्व करने वाले मॉलिक्यूल है, और दूसरा कैरेक्टर ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, न कि सारी लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और बाकी जो लाइट्स होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस उसे परावर्तित कर देते हैं। और द सेट ऑफ वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब्ड बाय ए पिगमेंट, यानी पिगमेंट्स जिस वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं वह उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है या अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी पिगमेंट्स जो है, जैसा कि हमने बात की थी, स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं। पिगमेंट जो है वेवलेंथ की जिस वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं उस वेवलेंथ की लाइट के सेट को हम क्या करते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं उसका। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास, प्लांट्स की वैरायटी भी बहुत है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में डिफरेंट प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स तो यहाँ पर उपस्थित होते हैं जो कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, और ये डिफरेंट पिगमेंट्स जो है ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस प्रकार ये सारे पिगमेंट्स मिलकर एक बहुत वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नहीं कोई कोई एक पिगमेंट जो है कम वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है, एक मीडियम वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है, और एक हाई वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है। इस प्रकार कई पिगमेंट्स मिलकर जो है ये लाइट की अलग अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। लेकिन ये जितने भी पिगमेंट्स हैं उन सभी पिगमेंट्स को हम तीन बड़े प्रकार में विभेदित करते हैं। तीन प्रकार के पिगमेंट्स में हमें विभेदित करते हैं। पहले है क्लोरोफिल, दूसरे हैं कैरोटिनॉइड्स, और तीसरे हैं थाइकोबिलिन्स। तो सामान्य रूप से तीन प्रकार के पिगमेंट्स जो है देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल जो है जिन्हें हम पर्णहरित कहते हैं, जिसे हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमने यही पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर पर्णहरित जो है इसकी सबसे मुख्य भूमिका होती है। और इस पर्णहरित के कारण ही या क्लोरोफिल के कारण ही पादपों का रंग जो है ये हरा होता है। तो ये क्लोरोफिल ही वास्तव में फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्य पिगमेंट होता है। वास्तव में जो मुख्य मॉलिक्यूल होता है, मेन पिगमेंट जो होता है, वो क्लोरोफिल या पर्णहरित होता है।
जबकि कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स जो है ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये सहायक वर्णक होते हैं जो कि लाइट अब्जॉर्प्शन में क्लोरोफिल वर्णक की सहायता करने का काम करते हैं। तो तीनों प्रकार के पिगमेंट जो है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्टिवली काम करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल मेन पिगमेंट होता है, जबकि कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स जो है ये एसेसरी या सहायक पिगमेंट्स होते हैं। अब हम एक एक करके सभी पिगमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल या पर्णहरित जो है ये क्या होता है और कहां पर स्थित होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के सबसे मुख्य वर्णक जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं उसकी। ये कहां पर पाए जाते हैं उसे हम इस डायग्राम के द्वारा देखने का काम करेंगे। यह क्लोरोप्लास्ट का सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल के अंदर हमने पढ़ा था कि ग्रेनम पाई जाती है, और ये ग्रेनम जो है ये थाइलेकोइड्स से बनी होती है। थाइलेकोइड सिक्कों के ढेर की भांति व्यवस्थित होकर ग्रेनम का निर्माण करती है। तो ये जो ग्रेनम होती है उसकी मेम्ब्रेन को अगर देखते हैं तो ग्रेनम की मेम्ब्रेन, ये झिल्ली जो है इस प्रकार से दिखाई देती है। ये झिल्ली में ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं आपको। तो सामान्य झिल्लियां होती है फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, उसी प्रकार से इनकी झिल्लियां पे फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की एक लेयर है, ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की दूसरी लेयर है। तो झिल्ली जो है यह भी फोस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। अब होता क्या है कि ये जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, जो झिल्ली है, इसी के अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट्स के समूह पाए जाते हैं, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। तो पिगमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके समूह या क्लस्टर जो है ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमारे लिए सबसे जो क्लियर हो जाएगी वो ये है कि पिगमेंट्स जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकोइड पाई जाती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन का ही एक भाग होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट या अन्य वर्णक जो है, जो सहायक वर्णक है, वो सभी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट होते हैं, और ये इसकी फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर उपस्थित पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये जो है पिगमेंट्स का क्लस्टर पाया जाता है। अब बात करते हैं ये जो पिगमेंट्स का क्लस्टर है इसमें पाए जाने वाले जो सबसे मुख्य वर्णक है वो क्लोरोफिल होते हैं। और ये क्लोरोफिल वर्णक भी दो प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। पादपों में और बैक्टीरिया में कई प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन इन सभी क्लोरोफिल में से जो दो क्लोरोफिल सबसे मुख्य प्रकार के क्लोरोफिल है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और बी जो है पादपों में पाए जाने वाले मुख्य क्लोरोफिल वर्णक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगर इसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक पाया जाता है हेड और दूसरा रीजन पाया जाता है टेल। ये देखिएगा यहाँ पर यह रीजन है इसका हेड और यह पाई जाती है इसकी टेल। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है हेड और टेल से मिलकर बना होता है। अब ये हेड और टेल कैसे हैं, आप यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को देखोगे, मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, इसका भी ये हेड पाया जाता है और ये टेल पाई जाती है। तो यहाँ पर इनकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि मेम्ब्रेन का जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है उसमें भी हेड और टेल होते हैं, इसी प्रकार से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है इसमें भी हेड और टेल होते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी स्ट्रक्चर फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के समान ही स्ट्रक्चर होती है। उसी प्रकार दोनों ही प्रकार के मॉलिक्यूल में, फोस्फोलिपिड में भी और क्लोरोफिल में भी, हेड और टेल दोनों पाए जाते हैं। अब यह जो हेड वाला रीजन है यह होता है हाइड्रोफिलिक, ये पानी के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जबकि जो टेल वाला रीजन है यह पानी के अणुओं को अपने से प्रतिकर्षित करता है, यानी ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। यानी ये हेड रीजन है ये हाइड्रोफिलिक या जल के अणुओं को आकर्षित करने वाला होता है, जबकि टेल वाला रीजन है यह हाइड्रोफोबिक या जल के अणुओं को प्रतिकर्षित करने वाला रीजन होता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है, ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हेड ये भी हाइड्रोफिलिक होते हैं और टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो फोस्फोलिपिड अणुओं की संरचना और क्लोरोफिल अणुओं की संरचना मोटे तौर पर समान होती है, दोनों में ही हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल पाई जाती है। अब इस क्लोरोफिल अणु को थोड़ा और गौर से देखें तो इस क्लोरोफिल अणु के अंदर जो सबसे मुख्य मॉलिक्यूल होता है वह होता है मैग्नीशियम, यह इसका सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो मैग्नीशियम का जो अणु होता है इसका सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, और इसके चारों तरफ 1, 2 और 3 और 4 ये 4 रिंग पाई जाती है जिन्हें हम
पायरोल रिंग कहते हैं। और प्रत्येक रिंग के अंदर जो है इस प्रकार से नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन से बनी एक रिंग, इसे हम पायरोल रिंग कहते हैं। इस नाइट्रोजन से बनी हुई दूसरी पायरोल रिंग, इस नाइट्रोजन से बनी हुई है तीसरी पायरोल रिंग, और इस नाइट्रोजन से बनी हुई है चौथी पायरोल रिंग। तो इस प्रत्येक नाइट्रोजन जो है एक पायरोल रिंग का निर्माण करता है। और चूंकि प्रत्येक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर 4 है और प्रत्येक नाइट्रोजन एक पायरोल रिंग का निर्माण कर रहा है, तो 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 4 पायरोल रिंग का निर्माण करेंगे। इसलिए इसे हम टेट्रा पायरोलिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यह जो हेड मॉलिक्यूल है, इसका हेड जो है, यह हेड की स्ट्रक्चर होती है टेट्रा पायरोलिक। टेट्रा पायरोलिक में टेट्रा मतलब 4, पायरोलिक मतलब पायरोल रिंग। तो इसमें 4 पायरोल रिंग पाई जाती है और प्रत्येक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एक पायरोल रिंग का निर्माण करता है। और चारों नाइट्रोजन जो है सेंट्रल मैग्नीशियम के एक अणु से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार जो बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसे हम पोरफायरिन हेड कहते हैं, या पोरफायरिन रिंग या पोरफायरिन हेड कहते हैं। और यह वास्तव में लाइट अब्जॉर्बिंग पोर्शन होता है। लाइट का जो अवशोषण किया जाता है, प्रकाश के अणुओं, प्रकाश का जब अवशोषण करने वाला जो पार्ट होता है, यह इसका पोरफायरिन रिंग या टेट्रापायरोल हेड होता है। इसका दूसरा पार्ट होता है इसकी फाइटोल टेल। यह जो टेल होती है, टेल जो है हाइड्रोकार्बन अणुओं से बनी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बनी हुई एक टेल पाई जाती है। और यह टेल जो है एक पायरोल रिंग से ही जुड़ी हुई पाई जाती है। तो इस प्रकार यह हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रोफोबिक हेड पाई जाती है, जो कि हाइड्रोकार्बन अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन टेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इस टेल को हम फाइटोल टेल भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी के अंदर अंतर देखते हैं हम। यहाँ पर भी मैंने वैसे शो किया है, लेकिन हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। ये क्लोरोफिल ए का अणु है और ये है क्लोरोफिल बी का अणु। क्लोरोफिल ए के अणु में इस प्रकार से पोरफायरिन हेड पाया जाता है और फाइटोल टेल पाई जाती है। इसी प्रकार क्लोरोफिल बी के अणु में भी पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल पाई जाती है। अब इन दोनों अणुओं में अंतर क्या है? अंतर है खाली यहाँ पर। क्लोरोफिल ए का अणु जो है यहाँ पर CH3 ग्रुप पाया जाता है, यानी मेथिल ग्रुप पाया जाता है। जबकि क्लोरोफिल बी में इस पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल ए के अंदर तो मेथिल ग्रुप पाया जाता है और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और बाकी पूरी स्ट्रक्चर जो है, यह क्लोरोफिल ए और बी, इन दोनों की पूरी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर होती है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता। अब CH3 और CHO की बात करें तो C तो दोनों में समान है, ठीक है। यहाँ पर एक H और यहाँ पर 3 H है, तो यहाँ पर 2 H2 का अंतर आ गया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ गया। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अधिक है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु बढ़ जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर। अब देखिए चलो, तो इस प्रकार क्लोरोफिल जो है, यह फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण या प्राइमरी लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। यानी सबसे महत्वपूर्ण लाइट अवशोषण करने वाला जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। दो प्रकार, जो क्लोरोफिल ए और बी, ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C55S72O5N4Mg। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। क्लोरोफिल बी का इसके समान है, जैसे कि हमने बात की थी। क्लोरोफिल बी में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं और एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो C55 समान है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 कम हो गए तो S70 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 बढ़ गया है तो O6 हो गया। N4Mg दोनों समान है, लेकिन डिफरेंस क्या है? क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं और क्लोरोफिल बी जो है ये येलो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। यानी ये नीले हरे वर्णक होते हैं और ये पीले हरे वर्णक होते हैं। ये इनके बीच में पाए जाने वाला बेसिक डिफरेंस पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अवशोषण स्पेक्ट्रम की, ये दोनों वर्णक जो है किस प्रकार की लाइट को अधिक अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया यहाँ पर कि ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम बनाया है। विजिबल लाइट जो है करीब 390 नैनोमीटर से शुरू होता है और करीब 760 नैनोमीटर तक ये यहाँ पर चलने वाला स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखेंगे ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, जो करीब 390 नैनोमीटर से लेकर करीब 760 या 780 नैनोमीटर तक की लाइट है। शुरुआत यहाँ पर बैंगनी कलर के प्रकाश से होती है और खत्म होता है ये लाल रंग के प्रकाश पर, विजिबल लाइट जो है खत्म होती है। तो यहाँ पर जो डायग्राम इसमें दिख रहा है, ये यहाँ पर बैंगनी है, ये ब्लू है, फिर बाद में ग्रीन है। तो इस प्रकार ये पूरा स्पेक्ट्रम हमें कलर से हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया है और ये क्लोरोफिल बी का स्पेक्ट्रम बनाया है। साथ में कैरोटिनॉइड्स का भी है, इसकी भी हम साथ में बात कर लेंगे। इस शुरुआत में बात करते हैं क्लोरोफिल ए की।
तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही प्रकार के वर्णक जो है ये हमें देखने पर आपको प्राप्त होगा कि ये जो है बैंगनी और जो नीले रंग का प्रकाश है इसे अवशोषित अधिक करते हैं। ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और इसके साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी देख सकते हो आप। ये तीनों प्रकार के जो वर्णक है बैंगनी और नीले और आसमानी, बैंगनी और नीले प्रकाश का अवशोषण अधिक करते हैं, और कैरोटीनॉइड्स आसमानी रंग का भी अवशोषण करते हैं। लेकिन एक बार कैरोटीनॉइड्स को छोड़ देते हैं तो अगर हम बात करें तो ये कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो कि 400 से 500 नैनोमीटर के बीच का होता है, जो कि बैंगनी और नीले रंग का प्रकाश है ना, तो इसका अवशोषण सर्वाधिक अधिक करते हैं। जबकि इसके बाद के प्रकाश का अवशोषण ये हरा है, पीला है, इस प्रकाश का अवशोषण ये नहीं करते हैं। वैसे भी हम एक चीज समझते हैं, किसी भी पदार्थ का रंग हमें कौन सा दिखाई देता है? हमें वह रंग दिखाई देता है जिसका प्रतिकर्षण सबसे अधिक किया जाता है। तो पराणहरित किस रंग के होते हैं? हरे रंग के वर्णक होते हैं। तो ये क्या करेंगे? हरे रंग के प्रकाश का सर्वाधिक प्रतिकर्षण करेंगे, यानी इसका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये हरे रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो इसे न तो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करता है, न ही क्लोरोफिल बी ऑब्जर्व करता है। क्योंकि ये हरे रंग के इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये हरे रंग के प्रकाश को प्रतिकर्षित करते हैं, उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसलिए हरे रंग के दिखाई देते हैं। और इसके पश्चात ये यहाँ पर नारंगी और लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार क्लोरोफिल ए और बी ये बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का अवशोषण अधिक करेंगे, और इसके पश्चात ये नारंगी और लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण अधिक करते हैं। जबकि हरे रंग के प्रकाश को ये अवशोषित नहीं करते हैं बल्कि प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कैरोटीनॉइड का भी स्पेक्ट्रम मैंने बनाया है। तो कैरोटीनॉइड्स जो है ये जो है नीले और आसमानी रंग के प्रकाश का अवशोषण अधिक करते हैं। तो इस प्रकार आपने अवशोषण स्पेक्ट्रम भी आपने देखा है कि ये जो वर्णक है कौन से रंग के प्रकाश का अवशोषण अधिक करते हैं। इस अवशोषण स्पेक्ट्र से हमें क्या समझ में आता है? इस अवशोषण स्पेक्ट्र से हमें यह समझ में आता है कि कौन से कलर की लाइट का अवशोषण अधिक हुआ है, और जिस कलर की लाइट का अवशोषण अधिक हुआ है इट मींस प्रकाश संश्लेषण के लिए वह लाइट, उस वेवलेंथ की लाइट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसी पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ये अधिक होती है। तो कहने का तात्पर्य प्रकाश संश्लेषण की दर कहाँ अधिक होगी? ये बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश पर अधिक होगी, या फिर नारंगी और लाल रंग के प्रकाश पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी। तो इस प्रकार हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम से हम या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है इससे हम काफी बातें समझ सकते हैं। अगले वर्णक है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो है इन्हें टेट्रा टर्पिनॉइड्स भी हम कहते हैं। ये वर्णक जो होते हैं ये भी क्लोरोफिल के समान कार्बनिक वर्णक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स होते हैं। इनका निर्माण बहुत सारे प्लांट्स में भी होता है और एल्गी में भी होता है, और कुछ बैक्टीरिया और फंजाई भी इनका निर्माण करते हैं। तो ये प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई सभी में पाए जाने वाले वर्णक होते हैं, तो इसलिए कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर कैरोटीनॉइड्स जो है ये अब्सेंट पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये वर्णक नहीं बनते। तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं या क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये वर्णक जो होते हैं ये प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, ये एनिमल पिगमेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैसे कि एफिड्स होते हैं, स्पाइडर माइट्स होते हैं। इनके अंदर या एफिड्स और स्पाइडर माइट्स इनमें भी कैरोटीनॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनके अंदर यह कैरेक्टर कवकों से आता है। फंजाई जो है इनसे इनको जीन प्राप्त हुए हैं जिसके कारण इनमें कैरोटीनॉइड्स का निर्माण करने की एबिलिटी आ जाती है। तो कुछ एफिड्स और स्पाइडर माइट्स को छोड़कर अधिकांश प्लांट्स में, अधिकांश जो एनिमल्स हैं इनमें कैरोटीनॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो है ये आइसोप्रीन यूनिट्स जो होते हैं उनके बहुलक होते हैं। कैरोटीनॉइड जो है आइसोप्रीन यूनिट्स जो होते हैं इनके पॉलीमर के रूप में काम करते हैं, इनके बहुलक होते हैं, और इसका निर्माण जो है 8 आइसोप्रीन यूनिट से होता है, और कार्बन की संख्या इनमें 40 होती है। इस पर हम और बात कर लेंगे। तो ये कैरोटीनॉइड्स जो है आइसोप्रीन यूनिट्स जो है इनके पॉलीमर या उनके बहुलक होते हैं। ये अलग अलग रंगों के होते हैं, ये पीले और रेड कलर में अधिक पाए जाते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स जो है दो प्रकार के कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, पहले है कैरोटीन्स और दूसरे हैं जेंथोफिल्स। तो कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स इनको संयुक्त रूप से इनको मिलाकर जो है इन्हें हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। कैरोटीन जो है ये नारंगी और लाल रंग के पिगमेंट होते हैं, ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स होते हैं, और इनके फॉर्मूला जो है इसमें कार्बन 40 एंड हाइड्रोजन 56 पाए जाते हैं। ये इनका फॉर्मूला है, कार्बन 40 हाइड्रोजन 56। और कैरोटीन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एल्फा और बीटा कैरोटीन।
दो प्रकार के कैरोटीन बहुतायत से पाए जाते हैं, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। लेकिन पादपों में बीटा कैरोटीन जो है मोर अबंडेंट पाया जाता है, यानी पादपों में बीटा कैरोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बीटा कैरोटीन जो सामान्य रूप से पाया जाने वाला कैरोटीन होता है, जो कि पादपों में उपस्थित पाया जाता है। दूसरे प्रकार के वर्णक है जेंथोफिल्स। जेंथोफिल ये पीले रंग के वर्णक होते हैं, येलो पिगमेंट्स होते हैं, और इसका फॉर्मूला C40H56। ये तो कैरोटीन के समान ही है, लेकिन कैरोटीन के अलावा इसमें दो चीज और पाई जाती है, दो ऑक्सीजन के अणु भी पाए जाते हैं, वायलाजेंथिन और न्यूजेंथिन जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जेंथोफिल के दो प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ल्यूटीन है, वायलाजेंथिन और न्यूजेंथिन यहाँ पर पाए जाते हैं। मैं माफी चाहूंगा, बीच में कुछ व्यवधान आ गया, पुनः हम वापस शुरू करते हैं इस व्यवधान के बाद में। तो इस प्रकार जेंथोफिल जो है ल्यूटीन, वायलोजेंथिल, नियोजेंथिल आदि बहुत प्रकार के जेंथोफिल पाए जाते हैं, कई वेराइटीज यहाँ पर जेंथोफिल की पाई जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा आगे और देखते हैं कि ये कैरोटीन और जेंथोफिल्स जो है इनके अंदर क्या अंतर पाया जाता है, क्या डिफरेंस इनके अंदर होता है। तो जैसा कि हमने बात की थी, कैरोटीन जो है ऑक्सीजन फ्री कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीन की जो स्ट्रक्चर हमने देखी थी C40 और H56, तो ये कैरोटीन जो है इसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते, तो ऑक्सीजन फ्री होते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। जबकि जेंथोफिल में एक अथवा दो एटम जो है ये ऑक्सीजन के भी पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोक्सी, एपॉक्सी, कीटो, कार्बोक्सी और मेथोक्सी ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन पाया जा रहा है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के रूप में, एपॉक्सी, कीटो, कार्बोक्सी और मेथोक्सी ग्रुप के रूप में पाया जाता है। कैरोटीन जो है ये पेट्रोलियम पदार्थों में, तो पेट्रोलियम ईथर और हेक्सेन आदि में घुलनशील पाए जाते हैं। लेकिन जेंथोफिल जो है ये मेथेनॉल और एथेनॉल में घुलनशील पाए जाते हैं। यानी दोनों ही प्रकार के वर्णक जो है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये कार्बनिक पदार्थों में ही ये घुलनशील पाए जाते हैं। कैरोटीन जो है ये, जैसा कि हमने बात की थी, ये नारंगी और लाल रंग के होते हैं। तो ऐसे प्लांट के पार्ट जो कि नारंगी और लाल रंग के होते हैं उनमें कैरोटीन अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे कि गाजर है, एप्रिकॉट्स हैं, इनके अंदर ये पाए जाते हैं और इन्हें ब्राइट ऑरेंज कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जबकि जेंथोफिल्स है ये चूंकि येलो कलर के होते हैं, तो ऐसे पार्ट्स में अधिक पाए जाते हैं जो येलो कलर के होते हैं, जैसे कुछ फ्लावर्स येलो कलर के पाए जाते हैं। मैंगो जो है उसके अंदर येलो कलर का है, ये शीट पाई जाती है। ये जेंथोफिल्स के प्रकार है। कैरोटीन जैसा कि हमने कई बात की थी, कैरोटीन जो है ये बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है, लाइकोपिन है, ऐसे कैरोटीन की बहुत ज्यादा वेराइटीज है। हालांकि पादपों में अल्फा और बीटा अधिक पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस से जुड़े होते हैं। जबकि जेंथोफिल्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, ल्यूटीन है, जियाजेंथिन है, वायोलाजेंथिन है, नियोजेंथिन है, जेटाजेंथिन है, ऐसे बहुत सारे प्रकार है जो कि जेंथोफिल के भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर लिए हमने, ल्यूटीन यानी ये है जेंथोफिल का प्रकार, ये है बीटा कैरोटीन, ये कैरोटीन का प्रकार। तो ये एक जेंथोफिल का मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पर एक कैरोटीन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो ये है कि इन दोनों मॉलिक्यूल का जो एंड होता है, इन दोनों मॉलिक्यूल दोनों एंड के ऊपर जो है एक 6 कार्बन युक्त रिंग पाई जाती है। दोनों ही प्रकार के मॉलिक्यूल जो है इसके अंतिम छोर जो है, इस अंतिम छोर के ऊपर 6 कार्बन युक्त रिंग पाई जाती है। यहाँ पर चाहे जेंथोफिल हो चाहे यहाँ पर कैरोटीन हो, दोनों ही पर रिंग पाई जाती है। और ये दोनों रिंग जो है यह एक हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ी होती है। यहाँ पर भी ये दोनों रिंग जो है ये हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ी होती है। तो दोनों की बेसिक स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल समान है। अब डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस यहाँ पर है कि जो जेंथोफिल होते हैं, जेंथोफिल में ऑक्सीजन के पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप के रूप में पाया जाता है ल्यूटीन के अंदर, तो जेंथोफिल है इसके अंदर ऑक्सी ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि कैरोटीन के अंदर ऑक्सी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये एक सामान्य सी डिफरेंस है जो कि हमें कैरोटीन और जेंथोफिल में देखने को मिलता है। अंतिम प्रकार के वर्णक है, इन वर्णकों को हम फाइकोबिलिन्स कहते हैं। फाइकोबिलिन्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है फाइकोस, फाइकोस का मतलब होता है एल्गा यानी शैवाल, और दूसरा शब्द लैटिन शब्द है बिलिस, बिलिस बनता बाइल से। तो ये दोनों शब्द मिलकर बनाते हैं फाइकोबिलिन्स। ये जो फाइकोबिलिन्स है, जैसा कि स्पष्ट है कि एल्गा, तो यानी ये जो है शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक है। और शैवालों की दो कैटेगरी स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गा
या जो नीले हरे शैवाल जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उनमें पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं। इसके अलावा रेड एल्गी जो है इसके अंदर पाए जाने वाले ये वर्णक होते हैं। तो इस प्रकार ये शैवालों के दो वर्ग जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया या इन्हें हम नीलहरित शैवाल कहते हैं उनमें पाए जाते हैं, अथवा ये लाल शैवाल या रेड एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट न कह के हम यहाँ पर फोटोसिंथेटिक लेमिनीज कहना ज्यादा उपयुक्त होगा शब्द यहाँ पर। ये पिगमेंट्स जो होते हैं एक अनूठे या यूनिक जो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये इन दोनों के अलावा किसी भी प्रकार के प्लांट या एनिमल में नहीं पाए जाते। ये केवल और केवल इन्हीं के अंदर ये पाए जाने वाले पिगमेंट्स होते हैं। इन्हीं ये स्पेसिफिकली जो है ये रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाने वाले ही पिगमेंट्स होते हैं। उनकी खास बात क्या होती है कि ये कुछ प्रोटीन से जुड़े होते हैं, और ये प्रोटीन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, पानी में घुलनशील प्रोटीन जो है इससे जुड़े होते हैं, और इन्हें कहते हैं फाइकोबिली प्रोटीन्स। तो ये पिगमेंट्स जो है ये फाइकोबिली प्रोटीन्स के साथ बॉन्डेड होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है कि ये जो फाइकोबिली प्रोटीन्स जो है ये इस फाइकोबिलिन्स द्वारा अवशोषित प्रकाश को, इसके द्वारा अब्जॉर्ब्ड लाइट को ये क्लोरोफिल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यानी फाइकोबिलिन्स लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट को ये फाइकोबिली प्रोटीन्स जो है ये क्लोरोफिल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि फाइकोबिलिन्स जो है ये स्पेसिफिकली रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन ये इन प्रकाश को भी अवशोषित करने में दक्ष होते हैं, इसमें भी एफिशिएंट होते हैं, इनको भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसा कि आपने क्लोरोप्लास्ट में का जब आपने क्लोरोफिल का जब आपने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा था, तब आपने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा केवल और केवल जो है नीले, बैंगनी नीला और नारंगी लाल रंग का प्रकाश का अवशोषण अधिक होता है, लेकिन ग्रीन और येलो लाइट का अवशोषण जो है इनसे कम होता है। ग्रीन का तो बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन ये जो फाइकोबिलिन्स है ये इनका अवशोषण भी करने में सक्षम होते हैं, और ये इनको अवशोषित करके ये क्लोरोफिल ए को अब ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो क्लोरोफिल ए जिन लाइट को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता है उन लाइट का अवशोषण भी फाइकोबिलिन्स के द्वारा कर दिया जाता है। इसीलिए ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी ये रेड एल्गी है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी ये उस प्रकाश को भी अवशोषित कर सकते हैं जो कि क्लोरोफिल ए अवशोषित नहीं कर सकता, और वहां पर भी ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। और इसीलिए फाइकोबिलिन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार के पिगमेंट्स है जो कि पादपों में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो ये फाइकोबिलिन्स जो है जैसा कि हमने बात की थी रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और दो प्रकार के होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन शब्द बना है रेड कलर से, तो ये क्या करते हैं रेड कलर की लाइट को, रेड कलर के पिगमेंट होते हैं। फाइकोसाइनिन ये बैंगनी रंग के पिगमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं जो कि जो समुद्र की सतह को पेनिट्रेट करके नीचे गहराइयों में पहुंच जाती है। सामान्यतया ऐसे रेड एल्गी, ये रेड एल्गी में पाए जाने पिगमेंट है, तो रेड एल्गी जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और वहां पर लाइट जो है कम पहुंच पाती है। वो क्या लाइट इसलिए कम पहुंचती है कि पानी का प्रकाश जो है ये समुद्र की सतह को पेनिट्रेट करते हुए नीचे तक पहुंचता है, इसलिए वह लाइट जो है नीचे से कम पहुंच पाता है। तो ये पिगमेंट जो है ये उस लाइट को भी अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फाइकोसाइनिन ये साइनोबैक्टीरिया में अधिक पाए जाते हैं, और जो ये साइनोबैक्टीरिया सामान्यतः झील के सतह पर पाए जाते हैं, झील के सरफेस पर पाए जाते हैं और भूमि पर पाए जाते हैं, तो ये इनके लिए लाइट अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा फाइकोबिलिन्स। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में जितने भी प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसमें क्लोरोफिल जो है मुख्य पिगमेंट होता है, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स जो है ये सहायक वर्णक होते हैं, उन सभी का हमने अध्ययन किया। इन सभी वर्णकों का मुख्य कार्य होता है कि प्रकाश को ऑब्जर्व करना, सनलाइट में उपस्थित लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करना, ताकि इस लाइट का प्रयोग करके जो है कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जा सके। धन्यवाद सभी को थैंक्स। थैंक यू।